नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने मन की बात करने के लिए, क्योंकि मन की बात युवाओं से की जा रही है। मन की बात देश की समस्त युवा शक्ति से की जा रही है, जो इस देश के भाग्य को बदलने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं हमारी बहुत सारी उलझनें रहती हैं, कहीं ना कहीं हम किसी भी विषय पर अटक जाते हैं। उस विषय को और उन उलझनों को सुलझाने के लिए इस मंच का निर्माण किया गया है और इस मंच पर निरंतर बहुत उम्दा प्रेरणा स्रोत हम बुलाते हैं। और उसी कड़ी में आज हमारे साथ कैलाश बिडलानी जुड़े हैं। आप जी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं चाहूँगा अपने शब्दों के माध्यम से हमारे दर्शकों का स्वागत आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं गौतम जी आपका और आपके इस चैनल के और सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा जी। और इतनी अच्छी इस तरह से आप जो एक कार्य कर रहे हो कि युवाओं को एक प्रेरणा कैसे दी जाए और युवाओं के लिए कैसे काम किया जाए, तो मैं उसके आपको बधाई के पात्र हूँ। धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। आप जी मुक नायक सोसाइटी चलाते हैं और मुक नायक एजुकेशन सोसाइटी में बहुत गरीब बच्चों को, असहाय बच्चों को जो सहायता दी जाती है, मुझे लगता है उससे लगभग पूरा स्टेट अवगत है। और बहुत अच्छी तरीके से जो सिस्टमेटिकली जो बच्चों को पढ़ाया गया है, वो सर्वांगीण विकास की तरफ बच्चों को लेकर के जाना है। तमाम तरह की जितनी भी उन बच्चों को सुविधाएं चाहिए, उस सुविधा का पूरा बंदोबस्त मुक नायक एजुकेशन सोसाइटी रखती है। मैं चाहूँगा सर, आपने अपनी सोसाइटी का नाम मुक नायक एजुकेशन सोसाइटी रखा है, तो यहाँ एक बड़ा प्यारा शब्द है मुक नायक। मैं चाहूँगा इस शब्द के बारे में आप दो लाइनें कहें। देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि मूक नायक, वैसे तो आप सब इसके नाम से ही डिफाइन है कि चुप रहकर कार्य करने वाले, बिल्कुल, हीरो जी। क्योंकि दो तरीके के हीरो है आज भी देश में। अगर हम देखें अपने इतिहास को उठा के, एक ऐसे हीरो है जिनको हमें दिखाया जाता है और एक ऐसे हीरो होते हैं जो काम करते हैं लेकिन दिखाया नहीं जाते। चाहे हम पर्दे की बात करें तो जैसे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ये होते हैं, तो वो काम करते मेन है, लेकिन दिखाया किसको जाता है? एक्टर को। तो ऐसे ही मूक नायक का काम है चुप रहकर कार्य करने का। और ये शब्द जो है मूक नायक, आपको बताना चाहूँगा हमारे खुद का जो हमारा आदर्श है डॉक्टर, और हमारा क्या पूरे देश का और पूरे विश्व का आदर्श है जो आज के दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और सभी को पता है कि 1920 में जब देश में एक ऐसी व्यवस्था थी कि जहाँ पर लोग को अधिकार नहीं थे काफ़ी, उस व्यवस्था में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये सोचा था कि भाई अगर कुछ चीज़ बदलाव लाना है, आप सभी जानते हैं कुछ भी बदलाव लाना हो तो वो लिख कर लाया जा सकता है। तो लिखने के लिए उन्होंने मूक नायक और मूक नायक वर्ल्ड के साथ एक मैगजीन, यानी एक आप ये लेकर पत्रिका आरंभ किया और उसका उद्देश्य यही था, द वॉइस ऑफ अनटचेबल सोसाइटी। तो ये वर्ड जो है वहाँ से आपने लिया गया, क्योंकि जब हमारे आइडल है, क्योंकि हम ये मानते हैं युवाओं के लिए ये चीज़ देखते हैं कि युवाओं को अपने इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। और ये चीज़ें होते हैं, जब ऐसे नाम होते हैं वो हमें इतिहास के बारे में भी कई चीज़ हमारे माइंड में क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। और जिस युवा को इतिहास का ना पता हो, जब युवा का वर्ड ले लेते हैं हम, तो युवा का वर्ड वायु प्रवाहित होना। तो युवा को हमेशा अपने इतिहास के बारे में, हमारे समाज के इतिहास के बारे में, देश के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए ये मूक नायक एजुकेशन सोसाइटी का, और ये सोच थी हमारे, जैसे मेरे जो फादर साहब हैं श्री राम कुमार जी, जो अब स्वर्ग सिधार चुके हैं 2 साल पहले ही, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। संस्थापक वही रहे हैं इस सोसाइटी के। और जब बाबा साहब की बात आती है तो बाबा साहब हो चाहे जितने महापुरुष हैं हमारे देश के अंदर, सभी का एक उद्देश्य रहा है कि पे बैक टू सोसाइटी जी, कि आप कुछ पढ़ गए, आप कुछ बन गए, वो आप बन गए, आप वहाँ से अपने समाज को क्या दे रहे हो, सबसे बड़ा विषय यही चीज़ है। बिल्कुल, यही उनका उद्देश्य था कि आप पढ़ लिख जाइए। देखिए, आज मैं कई युवाओं को उदाहरण देता हूँ कि जब बाबा साहब अम्बेडकर बाहर विदेशों में पढ़े भी, एक अच्छे हाईली एजुकेटेड, आज उसको यानी कि उनसे बड़ा कोई ज्ञानी अगर कहे थे 16 डिग्रियों से संपन्न, इतनी जो आप लोग तो 16 कलाएं सुनी होगी ना। बिल्कुल, वहाँ 16 इतनी डिग्री थी उनके पास। ऐसी डिग्रियाँ जो आज भी विश्व में किसी के पास नहीं है, वो डिग्रियाँ हासिल करने के बावजूद भी वो समाज के लिए लड़े जी। तो उनका उद्देश्य क्या था? रह सकते थे वो भी कहीं अच्छी तरह से, कहीं अच्छा जीवन अपना कहीं पे भी गुजार सकते थे। उन्होंने अपने बच्चों का भी त्याग देकर
अपने जो 4 उनके बच्चे थे उनका भी त्याग उनके देकर, उनका वर्ड यही था, क्योंकि माता रमाबाई जब उनसे कहती थी कि भाई ऐसे से ये बीमार भी है या कुछ भी ऐसे कहीं, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी एक बच्चे की, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं आ गया तो मेरे हज़ारों लाखों बच्चे जो वो उस शोषण से, उस दुविधा से निकल नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए थे, अपनी इतनी बड़ी कुर्बानी देना समाज के लिए। बिल्कुल। तो उन्होंने ये वर्ड कहा था कि पे बैक टू सोसाइटी, और उसी आदर्श पे हम काम करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं, क्योंकि हमने फेसबुक के माध्यम से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी सोसाइटी के काम को देखा, प्रत्यक्ष रूप से भी आपको काम करते हुए देखा है। मैं चाहूँगा व्यक्तिगत जीवन, क्योंकि समाज को समर्पित हो जाना एक बहुत छोटी घटना नहीं है। जब कोई व्यक्ति समाज को समर्पित होता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना जीवन में ऐसी है या परिवार का माहौल ऐसा है जो उसको प्रभावित कर रहा है कि वो समाज के लिए कुछ करे। मैं चाहूँगा आपका व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार का रहा? देखिए, जब हम किसी व्यक्ति ने एक बीज डाला ज़मीन में, तो वो आम का पेड़ का बीज था, तो वो बीज डाला तो किसी ने कहा यार ये आप तो जीवित रहोगे नहीं, आप ये आम जब खाएगा तो कोई और ही। बिल्कुल। तो उसने बड़ा, भाई कोई बात नहीं, कोई तो खाएगा फल, हम अच्छा बीज डालें। जी। तो जो यही भावना का बीज होता है, यही हमारे परिवारों से चलता है। ऐसे परिवार में से मैं हूँ। मेरी माता जी का और मेरे पिताजी का बहुत ही अहम रोल रहा। आप सभी जानते हैं कि समाज में कई वर्ग ऐसे हैं जहाँ पर कई चीज़ें नहीं पहुँच पाई। बिल्कुल। चाहे वो किसी व्यवस्था के कारण लगा लीजिए जी, चाहे वो कुछ ऐसी चीज़ों के कारण लगा लीजिए, किसी ना किसी वजह से वो समाज आज भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो उन समाज में से हमारा परिवार था। जब मैं मात्र 2.5 साल का था और मेरी माँ बिल्कुल यानी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज मैं बताना चाहूँगा, पढ़ा लिखा वर्ड कई लोग यूज़ करते हैं आज भी। आज युवा कहते हैं मेरे पे इतनी डिग्री है या इतनी मेरे पास क्वालिफिकेशन है। मैं ये कहना चाहूँगा, अच्छे और बुरे में फ़र्क समझने वाला ही शिक्षित होता है। जी बिल्कुल। यदि मानसिक चेतना आपकी जागृत है तो आप शिक्षित हैं। बिल्कुल। अब देखिए, माता जी जो, अब बीज वाली बात को कनेक्ट करूँगा कि उनकी सोच थी, भावना थी कि मेरा बेटा पढ़े, तो मेरा बच्चा पढ़े, बेटा हो चाहे बेटी हो, सभी का। क्योंकि हम परिवार में 5 भाई बहन, यानी मेरी 4 बहनें और मैं एक भाई, और फादर साहब एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे बीटा मिल्क प्लांट में और प्राइमरी एजुकेटेड थे। तो माता जी ने 2.5 साल की उम्र में मुझे एक स्कूल में एडमिशन करवाया। जैसे एक मैडम पढ़ाती थी, जैसे किड्स प्ले होते हैं आज के टाइम तो, लेकिन उस टाइम किड्स प्ले नहीं थे, लेकिन एक वैसे पढ़ाती थी मैडम 2.5 साल की एज में, ऐसी जगह से जहाँ पर कोई पढ़ा लिखा ना हो। यानी अगर मैं कहना चाहूँ कि कोई भी एजुकेटेड ना हो, और वहाँ से ये सोच के कि चलो मेरा बेटा पढ़ेगा या मेरे बच्चे पढ़ेंगे, तो 2.5 साल की एज में मुझे स्कूल में, तो आप देखिए कि वो बीज वहाँ से बिल्कुल, यानी कि माता पिता का पहले से ही एक प्लान था या उनको प्रेरणा मिल चुकी थी। बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया कि वो महापुरुषों के बड़े अनुयायी रहे हैं, चाहे वो माता सावित्रीबाई फुले हो और चाहे ज्योतिबा फुले जी हो, पेरियर जी हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो, विवेकानंद जी हो, जितने भी महापुरुष हैं, उनसे वो आदर्श मान के चलते हैं कि वो शिक्षित बनना, संगठित रहना और संघर्ष करना, जी, ये उद्देश्य था। तो वहाँ से हमारे, जबकि मेरी माता देखो, जब भी हम कोई काम ऐसा करते हैं ना जो समाज से हट के हो, तो समाज के क्या, परिवार के लोग भी कई कटाक्ष करते हैं। बिल्कुल। और उन कटाक्षों में 2 चीज़ें होती है कि या तो आप टूट जाते हो या मजबूत होते हो। तो मेरी माता जी के पिताजी ने, यानी कि मेरे नाना जी ने, उनको कहा कि कहाँ पढ़ाएगी ये, भाई ये कहाँ पढ़ेंगे भाई, ये तो ऐसे ही, जैसे वो उस टाइम पे ऐसा भाई ऐसा नहीं पढ़ पाएगा, कुछ ऐसा टॉन्ट टाइप मारा कि है ना। तो फिर माता जी को उसमें नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव ला, कि उन्होंने अपने पिताजी को भी ये कहा कोई बात नहीं, एक दिन मैं इनको पढ़ा के वो रखे। तो वो भावना चली। फिर ऐसे करते करते हम, मेरी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना चाहूँगा। मैंने BCom, MCom, MBA, LLB किया, और ये सब की सब उसमें मेरे फादर साहब की और माता जी की। एक छोटा सा विषय और आपसे बताना कि डिस्कस करना चाहूँगा। मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ जब मैं मेरे पिताजी की बातों को याद करता हूँ। हम जब एक ऐसी, देखिए आप, एक छोटे से परिवार से, एक ऐसे परिवार से जहाँ आय का साधन या अभाव, कई चीज़ों का अभाव था उस समय पे, तो फादर साहब ने, मेरा एक एडमिशन हुआ एक यूनिवर्सिटी में जी। तो इतना उस टाइम क्या हुआ कि शिक्षा में
जो फीस का था प्रोसीजर एकदम से बढ़ा दिया। वहाँ एक क्या किया, बिजनेस स्कूल बना दिया और वहाँ फीस बढ़ा दी। तो फादर साहब का पास 1 रुपया नहीं था उस टाइम पे, जिस टाइम पे फीस देनी होती है 90,000 ऐसे टाइम पे। उस समय आप सोच सकते हो कि पिताजी के माइंड पे अगर मेरे जैसा भी हो ना यूथ, आज के दिन काफ़ी यूथ टूट जाते हैं, लेकिन पिताजी की पॉजिटिविटी देखिए, चाहे कितने पढ़ रहे थे वो गए और वो एक बैंक में गए, उन्होंने सीधे बस अपने घर के कागज़ दिए कि भी मेरे बेटे को पढ़ाना है और इसका आपको करना पड़ेगा जी। और उस बैंक के जो मैनेजर थे उन्होंने भी उसी टाइम उसी पर्पज़ से उस चीज़ को फ्लो में कहा कि ठीक है जी मैं इसको करवाता हूँ। वहाँ मेरा मन में तो ये डर था कि है ना पापा, आप अगर नहीं ऐसा कुछ सफल हो पाए तो कहाँ जाएंगे हम। बिल्कुल। लेकिन फादर साहब की एक वर्डिंग थी और मैं सभी युवाओं को बताना चाहूँगा, उनकी जो वर्डिंग थी कि अगर आप पढ़ गए ये घर तो फिर भी बन जाएंगे, सबसे बड़ी संपत्ति हमारी शिक्षा है जी। उनकी वो लाइन मुझे आज भी याद आती है और मैं बड़ी प्रेरणा लेता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब चीज़ें कि हाँ उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया, उनको पता था कि पढ़े, और उनकी सही बात रही। अगर हम पढ़ते नहीं तो आज हम यहाँ पर नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो एजुकेशन सबसे बड़ी मस्ट है ही है और शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। सभी यूथ को समझना भी चाहिए, लेकिन शिक्षा मैंने जो कहा अच्छे और बुरे में फ़र्क रखना चाहिए। फिर जो मेरी बहनें हैं, बहनों ने भी हमारा बड़ा, मेरी बहनें बिल्कुल ऐसे जो एक माँ का रोल रहता है घर में, आज भी बहनों का रोल हमारे परिवार में वैसे ही रहता है जी। बेटियों का वही इक्वल रोल रहता है। और कई आदर्श ऐसे भी रहे जो हमारे, जो आप अभी जब हम बात करते हैं आपकी संगत भी आपको डिसाइड करती है कि आप क्या बनाओ। मेजर पार्ट है ये लाइफ संगत। बिल्कुल। तो संगत में क्या था कि जो हमारे लिंक में आए, चाहे वो मेरे फ्रेंड है, मैं नाम भी लेना चाहूँगा आपके मंच के बिल्कुल माध्यम बिल्कुल से। आप स्पष्ट नाम हमारे लीजिए। फ्रेंड है बैंक ऑफ इंडिया में अमित जी, जी। और यहाँ से भी डॉक्टर सीमा मलिक जी हैं जी। इन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। और भी मेरे जितने दोस्त हैं जो फ्रेंड हैं उन्होंने भी अच्छी तरह से सपोर्ट किया कि हर चीज़ में एक अच्छी डायरेक्शन दी। तो इसलिए संगत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपके चारों तरफ जो लोग हैं वही डिसाइड करते हैं आप क्या बनोगे। बिल्कुल। संगत का मैं कहूँ आपका जो एरिया है, आपका जो ऑरा है या आपके जो साथी हैं, उसका प्रत्यक्ष असर हमारी मानसिकता पर पड़ता है। और मुझे लगता है यदि आपको सफल होना है तो उन लोगों के साथ मिलिए। मैं हमेशा ही कहता हूँ जी, सकारात्मक लोगों से मिलिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसी के साथ सर बहुत सारे और प्रश्न मेरे पास हैं। हाँ जी। आप निरंतर एजुकेशन को लेकर के काम कर रहे हैं, आपकी सोसाइटी एजुकेशन को लेकर के काम कर रही है, और आपने मुझे बताया कि आपके माता पिता ने जो योगदान दिया है आपको आपके जीवन को सुधारने में, आपको शिक्षित करने में, कहीं ना कहीं वो इस प्रकार की सोच यदि हर एक माता पिता की बने तो मुझे लगता है हमारा राष्ट्र, हमारा भारत देश संपूर्ण रूप से सशक्त हो जाएगा और मजबूत बन जाएगा। और मैं बिल्कुल हम दर्शकों की तरफ से आपके पिताजी को चरण वंदना करते हैं। ऐसे पिता जो आप जी को मिले हैं और हम सब के लिए बहुत प्रेरणा है। इसी के साथ सर अगला जो मेरा प्रश्न आपसे रहेगा, क्योंकि आप जी निरंतर एजुकेशन को लेकर के काम कर रहे हैं, बच्चों को लेकर के काम कर रहे हैं, आज के समाज में बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा विषय है महिलाओं की भागीदारी को लेकर के। तो आपकी सोसाइटी या आप महिलाओं की भागीदारी के बारे में या उनकी शिक्षा के बारे में क्या विचार रखते हैं? देखिए, अगर देश का विकास देखना है किसी भी देश का जी, तो महिलाओं के एजुकेशन से देखा जाएगा। यही सभी जो किसी की भी आप इतिहास उठा के देखोगे यही वर्डिंग पाएगी कि जब महिला शिक्षित होगी, क्योंकि आप जानते हो, सभी जानते हैं कि महिला सिर्फ एक परिवार को शिक्षित नहीं करती, वो 2 परिवारों को शिक्षित करती है। और महिलाओं का शिक्षा, अगर हम, जब आपने क्वेश्चन कर ही लिया महिलाओं की शिक्षा का, तो आज से 1848 की अगर हम बात करें, माता सावित्रीबाई फुले जी, आज हमारे पास सब कुछ है। और आज अगर महिलाओं की शिक्षा में अगर उनका योगदान देखें तो मैं उसको एक आदर्श मानता हूँ। जिस देश में एक ऐसी व्यवस्था कि महिलाओं को पढ़ने ना दिया जाए जी, उसके काफ़ी रीज़न थे, वो रीज़न काफ़ी विवादित भी हो सकते कई बातों से, लेकिन पढ़ने ना दिया जाए ऐसी व्यवस्था थी। बिल्कुल। यहाँ तक कि उनको किसी तरीके से बोलने की कोई हक नहीं था। वहाँ पर उसे एक ऐसी महिला, और महिला के पीछे उसको सफल करने में एक पुरुष का हाथ था, डॉक्टर जो हमारे महात्मा ज्योतिराव फुले जी का। जी। तो उन्होंने
पहला महिला विद्यालय खोला उस समय पे, जिस समय पे एक चीज़ ऐसी थी कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि उनको उस टाइम पे पता था, इतने सैकड़ों वर्ष पहले उनको पता था कि महिला का शिक्षा इतना ज़रूरी है। बिल्कुल। और उसी उनके फातिमा जी की भी अगर हम डिस्कस करें, वहाँ पे वो भी महिला थी। आज बल्कि कई लोग आज देश के अंदर, चाहे ये हमारी जो महिला जो अधिकारी थी अभी, कमांडर कुरैशी जी, हाँ जी। और व्योमिका जी, बिल्कुल उन्हीं की तरह से वो उदाहरण कई लोग सेट कर रहे थे। माता सावित्री बाई जी, फुले फेसबुक पर एक फोटो आ रही है और कंपैरिजन करके, फातिमा जी। हाँ वो दिखा रहे तो हैं। अब जो आपका क्वेश्चन है कि महिलाओं की शिक्षा, तो वो विकसित देश की एक निशानी है। जी। बाबा साहब भी यही कहते थे कि महिलाओं की शिक्षा से ही देश का, माँ अगर घर में पढ़ी लिखी है वही बहुत कुछ सुधार करेगी। यही चीज़, इस उद्देश्य पे सभी को काम भी करना चाहिए, क्योंकि बेटियां पढ़ेगी बिल्कुल तभी हमारा परिवार सुधरेंगे। सिर्फ बेटों के पढ़ने से परिवार सुधरेंगे नहीं। बिल्कुल, ये जायज़ बात हाँ, है। तो और उस देश की, इस देश के इस उद्देश्य से ये हमारी मुकनायक एजुकेशन सोसाइटी स्पेशली महिलाओं के एजुकेशन पे ज़्यादा काम करती है, और इसी में काफ़ी महिलाओं को शिक्षित भी करने का काम किया। काफ़ी महिलाएं ऐसी भी है जो हमारी सोसाइटी की जो सफल होकर आगे भी गई है, जी। और काफ़ी महिलाएं ऐसी है जो खुद के, जैसे अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर चुकी है। जी। काफ़ी महिलाएं ऐसी है जो सिलाई सीख कर अपना काम कर चुकी है। काफ़ी महिलाएं के साथ साथ पुरुष भी हमारे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और वो मैंने जो शिक्षा ही है, फिर लास्ट में आगे शिक्षा और संगठित रहना, बिल्कुल तो यही वर्ड रहते हैं। तो इसलिए महिलाओं की शिक्षा पे ज़्यादा फोकस हमें करना चाहिए। आज भी देश में महिलाओं की शिक्षा पे थोड़ा सा काम और ज़्यादा करने की जरूरत थोड़ा है। सा बचता है अभी वो बिल्कुल, पोर्शन, बिल्कुल। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पढ़ाओ। जो नारा दिया गया था, उस पर थोड़ा सा काम अभी बचता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उस अभियान को अभी रोक नहीं सकते, उसको जारी ही जारी रखना है, और बखूबी आपकी मुकनायक सोसाइटी ने उसको जारी रखा है। बिल्कुल। आप जी, व्यक्तिगत रूप से मैं यदि बात करूं आपके बारे में, आप जी एक अच्छे दार्शनिक के रूप में समाज को देखते हैं, और प्रश्न है हमारे पास बहुत सारे, जो मुझे लगता है आपसे यदि मैं पूछता हूं तो उन प्रश्नों को एक अच्छा फ्रेम मिलेगा। तो मैं चाहूँगा, क्योंकि प्रेजेंट में हमारा पूरा देश विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ, विभिन्न प्रकार के धर्म पंथ समुदाय हैं, तो यहाँ एक सबसे बड़ा जो प्रश्न हमारे पास आया है, हम लोग बोलते हैं कि धार्मिकता, और एक होता है अध्यात्म। यदि सामान्य व्यक्ति को इन दोनों शब्दों को सुनेगा तो उसको लगेगा कि दोनों शब्द समान हैं, अध्यात्म और धार्मिकता। मैं चाहूँगा, लेकिन ये वास्तविक रूप से दोनों शब्द मुझे लगता है थोड़े से अलग हैं। आप इनको थोड़ा सा बताएं, अध्यात्म और धार्मिकता में क्या अंतर है? देखो, अध्यात्म मैं कहता हूँ कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, और अध्यात्म को समझना चाहिए। अध्यात्म क्या है कि आप अपने माइंड पे कंट्रोल कैसे कर रहे हो। जी। आप कंट्रोल किस तरह से आप प्रेजेंट में जी रहे हो, और प्रेजेंट की चीज़ों का आप कैसे आनंद ले रहे हो, या प्रेजेंट की चीज़ों से आप कैसे, अब भविष्य में दौड़ना या भूतकाल में दौड़ना, वहाँ से रोककर प्रेजेंट में रोकना, यही अध्यात्म है। जी। धार्मिक में अगर हम जाए तो धार्मिक एक आस्था का रूप ले लेती है। आस्था में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ हैं हमारे देश के अंदर। बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इन संस्कृतियों में एक बड़ा ही सरल स्वभाव सा है, और यूथ को मैं किसी धर्म की वो नहीं कहूँगा, लेकिन यूथ को धर्म जरूरी है, हर एक चीज़ों को ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे हम जब देखते हैं गौतम जी कि आज भी आप अगर डाटा उठाओगे तो मंदिरों के साथ साथ अगर हम एजुकेशन सोसाइटी को कंपेयर करें या एजुकेशंस के हब को कंपेयर करें तो वो कहीं ना कहीं कम है, जबकि क्या होना चाहिए, एजुकेशन ज़्यादा या बराबर या फिर ज़्यादा भी होनी चाहिए। कारण क्या है कि वहीं से तो भविष्य का निर्माण होगा। बिल्कुल। भविष्य का निर्माण कहाँ से होगा? धर्म हमारे इतिहास को, हमारे धर्म को सेव करना एक अच्छी बात है, बिल्कुल, लेकिन शिक्षा हमें हमारा भविष्य का निर्माण देगी। बिल्कुल। और आप जानते हो, चाहे हम दुनिया में किसी भी देश का उदाहरण ले लें, या दुनिया में कहीं भी किसी भी, चाहे वो मार्टिन लूथर जी का ले लीजिए, चाहे किसी चीज़ का ले लीजिए, या बाबा साहब का इंडिया में ले लीजिए, चाहे और भी कितने देश है, इब्राहिम लिंकन जी का ले लीजिए, तो उन्होंने एजुकेशन के ऊपर ही काम कर कर एक बदलाव लाए समाज में। क्योंकि एजुकेशन, धर्म क्या है, धर्म आस्था की चीज़ है, और आस्था पे ना ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे तो वो चीज़ें अलग हो जाती है, वो अलग चला जाएगा। लेकिन बहुत अब एजुकेशन की बात करें तो वहाँ तर्क आता है। देखिए, तर्क से क्या है कि आज आप देखते हैं कि जब ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का कैसे हो, तर्क से हुआ ना। बिल्कुल। किसी ने पेड़ पे से सेब गिरता हुआ देखा
तो उसने साइंटिफिकली सोचा भी ये क्यों गिरा। जबकि वहाँ अगर धार्मिकता दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो एक अलग संदर्भ वो चला अलग जाता है, संदर्भ वहीं चला समाप्त जाता हो है। जाती है वो तो चीज़। वहीं चली जाती जी। है। एक छोटी सी कहानी है, जैसे क्या होता है, हमें तर्क करना सीखना चाहिए, साइंटिफिकली हर चीज़ को देखना जी, चाहिए। एक अंधे माँ बाप थे, यानी अंधे पे दो कपल थे, जी। और वो क्या करते थे कि उनकी शादी हो गई दोनों की, और है ना दोनों जब घर में क्या होता, शाम को बिल्ली दूध पी जाती थी। जी। तो बिल्ली दूध पी जाती थी, तो उन्होंने क्या किया, किसी ने उनको सुझाव दिया कि आप है ना ये करो, एक डंडा रख लीजिए और वो डंडा आपको बजाना है। जब भी कोई आवाज़ आए, क्योंकि वो अंधे थे, जी। आवाज़ आए वो डंडा बजाना है, आपको टक टक की आवाज़ देनी है, ताकि वो बिल्ली ये सोचे कि वो डर के चली जाए। हाँ हाँ। तो वहाँ पे आप देखिए, उनकी उनकी संतान पैदा हुई, वो आँख वाली थी, लेकिन वो क्या थी कि वो देख रही थी कि ना हर रोज़ मेरे माँ बाप एक डंडा बजा रहे हैं, उसके पीछे की चीज़ों को नहीं जाना, बस एक डंडा बजा रहे हैं, तो वो उसको परंपरा बना ली। वो बच्चा भी है ना, वो डंडा बजाने लग गया शाम को। जी। अब यहाँ पे आप सोचने की बात है कि वो तो अंधे थे, उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा, तर्क नहीं बेटे के रखा। पास तो आँख थी। हाँ, उसने क्या हुआ कि ये परंपरा है हमारी, उसने परंपरा सोच ली। तो धार्मिक में भी कई चीज़ें, कई ऐसी चीज़ें हैं जब हम परंपराएं सोच लेते बिना सोचे समझे। शिक्षा वो जागृति लाती है, जी। शिक्षा वो जागृति लाती है, वो जागृति लानी जरूरी है। और उसी जागृति का, यानी कि मैं ये कहता हूँ कि युवाओं को उसी जागृति के पे ऊपर काम भी करना चाहिए। और गौतम बुद्ध जी हमेशा कहते थे कि पंचशील, आपने देखा होगा 5 कलरों का एक कवर रखते हैं, जी। तो उनमें 5 बुरी आदतें हमें छोड़ने के लिए कहा गया, उस पंचशील का ये है। और इक्वालिटी पे काम करना चाहिए। आज भी कई चीज़ों में इक्वालिटी नहीं है। आप अब हमारी पुराने इतिहास में चले जाओ तो आपने एक वर्ड सुना होगा कि राजा का बेटा राजा बनेगा। बिल्कुल। और इसका एक उदाहरण आप जानते भी हो कौन कौन थे। जी। क्योंकि अगर हम राजा की बात करें तो आपको पता है कि वीर एकलव्य जैसे जो इतने धनुषधारी थे, बिल्कुल, उनको वो स्टैंड मिला नहीं। जबकि स्किल थी उनके पास। स्किल थी उनके पास। क्या कारण था? सिर्फ कारण था कि भाई अर्जुन राजा का बेटा है, तो उसको सिखाएंगे गुरु द्रोणाचार्य जी। वो वहाँ पे भी ऐसी चीज़ थी कि भाई जहाँ जहाँ हम कहते कि बहुत अच्छा युग रहा होगा, उसी युग में भी अगर ये चीज़ थी, तो मेरा ये मानना है, मैं गौतम बुद्ध जी को भी बड़ा आदर्श मानता हूँ कि इक्वालिटी पे उन्होंने काम किया, इक्वालिटी का उन्होंने संदेश दिया कि समानता, इंसान सबसे बड़ा धर्म है जी। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। धर्म अरबी युद्ध हुआ जैसे आप सभी जानते हैं, उस युद्ध में भी देखिए क्या लास्ट में क्या आया, कोई धर्म जाति कुछ नहीं आया, कुछ नहीं बचा, वो लास्ट में राष्ट्रहित आया। राष्ट्रहित आया, बिल्कुल कि राष्ट्रहित आया। हर एक आदमी क्या कहने लग गया, अगर सेना के लिए हमारी जरूरत है तो हम चले जाएं। तो युवाओं को मैं ये भी कहना चाहूँगा, ऐसी स्थिति का वेट ना करे, सेना में भी भागीदारी उतनी ज़्यादा करे। क्योंकि आज युवा देखते हो सोशल मीडिया पे अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। वो है ना सोशल मीडिया पे पड़ा रहता है कि भैया मेरे इतने व्यू आएंगे, मैं इतना, यानी बच्चियाँ देखिए रील देख रही है, ऐसी रील बना रही है महिलाएं। तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने समय को ऐसी जगह वेस्ट ना कीजिए, अपने समय की व्यवस्था को ऐसा बनाइए कि देश के काम आ सके। और नशाखोरी, जैसे कि उसमें जो पंचशील सिद्धांतों में है कि नशाखोरी पे भी आज के दिन बड़ा ऐसा काम करना चाहिए, क्योंकि यूथ एक स्टैंडर्ड मानने लग गए नशे को। जी, वो वीआईपी कल्चर का पार्ट मानने लगे कि भैया ना यूथ नशेगा, जबकि नशा क्या है? नशा करना है तो देश का नशा करो, नशा करना है तो आप ऐसा नशा कीजिए कि आप उस नशे से भी, यानी कि वो कुछ घंटे के लिए ना हो, पूरे जीवन के लिए हो जाए। सही बात वो है। नशा हो। जी बिल्कुल। यानी मैं उसमें मादक पदार्थों की बात नहीं कर रहा। हाँ। आप अपने चिंतन को इतना स्ट्रोक बनाइए, इतना जागरूक बनाइए कि समाज के अंदर आप इतना अच्छी व्यवस्था कर दीजिए। और आज मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज हमारे पास साधन है। जब माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, कबीर जी ने उस टाइम पे वो संदेश दिए, जिस टाइम पे क्या कहते थे कि लोग ये कहते थे कि कोई बोल ही नहीं सकता। धर्म के बारे में भी उन्होंने कहा, मुझको कहाँ ढूंढे बावले, हरदम रहता साथ में, ना काशी कैलाश में, ना मथुरा के पास में, यानी कि हरदम आपके अंदर ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस टाइम इतनी विपरीत परिस्थितियां थी, हाँ। विपरीत परिस्थितियां थी, वहां पे भी उन्होंने वो किया। तो आज हमारा युवा क्या कर रहा है? हमारा युवा समय बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया पे व्यू को ढूंढ रहा है बस खाली, और नशे में बढ़ के वो टेस्ट को ढूंढ रहा है, वो छोटे टाइम का टेस्ट को ढूंढ रहा है। तो मैं युवाओं से कहूँगा कि सेना में भी जाए,
जितने युवा है वो सेना में ज़रूर से ज़रूर अपना भागीदारी सुनिश्चित करे, और कोई भी चीज़ गलत हो रही हो। देखिए, बाबा साहब के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो अच्छा जीवन स्थापित कर सकते थे कहीं भी अच्छी जगह जाकर, वो क्यों आगे उस ऐसे मामले में बढ़े कि भाई समाज को बदलाव के लिए। तो आज हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि समाज के लिए आप क्या कर रहे हो वो चीज़ आपका रोल डिसाइड करेगा, वो आपको देख के बच्चे क्या सीख रहे हैं। तो ये चीज़, जीवन बहुत ही एक ऐसी सिलेक्टेड चीज़ है, और जीवन को ऐसे व्यर्थ ना करो। बिल्कुल। तो ये धार्मिक और आस्था की जो बात थी, और आपने अध्यात्म की बात कही, मैं दोनों की कदर भी करता हूँ अपनी अपनी जगह, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि तर्क अगर करना आ गया आपको तो उस स्थिति में आप बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है हम लोग अध्यात्म के आधार पर या धार्मिकता के आधार पर विज्ञान की तर्क संगतता को नकार नहीं सकते। आज जहाँ भी हम खड़े हैं या जिस प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं विज्ञान पर आधारित है, और अगर हमारी आस्था भी विज्ञान पर आधारित रहेगी तो मुझे लगता है फिर एक विकास एक नई दर से चलेगा और बहुत अच्छी जगह वो अपना प्रभाव दिखाएगा। आज का जो पॉडकास्ट हमारा रहा उसमें विशेष रूप से युवाओं को प्रोत्साहित किया गया, और क्योंकि आप जी भी युवावस्था में हैं और आप जी का जो प्रयास है वो बहुत लंबे समय का रहा है, और आप जी का जो काम है आज पूरा समाज देखता है और आने वाले समय में पूरा राष्ट्र देखेगा कि किस प्रकार से आपकी एजुकेशन सोसाइटी बच्चों के लिए काम कर रही है। एक अंत में हमारा प्रश्न रहेगा, क्योंकि समय इजाज़त नहीं देता, इसका विशेष हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो युवाओं को लेकर के और राजनीति को लेकर के आपके क्या संदर्भ हैं? देखिए, राजनीति में और युवाओं में, युवाओं को राजनीति में आना जरूर चाहिए। आज लोग वोट को क्या देख रहे हैं? देखिए, मेरे को बड़ा ही आश्चर्य होता है जब मैं युवा से पूछता हूं कि आप वोट किस लिए दे रहे हो जी, तो आप बड़ा ही अचंभित हो गए उनके रीज़न जान के। वो कहते हैं कि ये तो मेरे फादर साहब का दोस्त है, या कहते हैं इसने मेरे घर पे आके चाय पी थी, बिल्कुल, या इसने मेरे को गले लगाया था, बिल्कुल। इन बातों पे वोट देते हैं, जबकि वोट का अधिकार क्यों दिया गया था कि आप एक अच्छे शिक्षित व्यक्ति को, एक अच्छे युवा को, जो आपके विचारों को, आपके देश को सर्वोपरि मानकर और जो हमारी प्राइमरी नीड है उस पर काम करे, और चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो कोई भी ऐसी अपने मेडिकल से रिलेटेड फैसिलिटी हो, इन चीज़ों पे काम करे। तो युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं आज युवा? बड़े डरे रहते हैं। वो क्या कहते हैं कि राजनीति हमारे बस की नहीं है, क्योंकि पता है इसमें तो बहुत से चीज़ें ऐसे उन्होंने एक इमेज बना ली, गलत है जी। लेकिन मैं ये कहूँगा, जब तक आप आओगे नहीं, यानी खड़े नहीं होंगे, अगर यही इमेज हमारे महापुरुष बना लेते तो शायद हम यहाँ खड़े नहीं होते। सही, यहाँ नहीं होते, बिल्कुल सही। तो आज युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि राजनीति में आना आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप नहीं बचोगे तो फिर वही उन लोगों की भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। आज भी हमारी शिक्षा रेशो बहुत कम है, जो होनी चाहिए उससे कम है राजनीतिक क्षेत्र में जी। तो वहाँ पे हमें शिक्षा का महत्व दिखाना भी चाहिए, और फिर युवाओं को जितनी ज़्यादा हो सके तो वहाँ पर युवाओं को आगे आने का मौका रखना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। और युवा नहीं आएंगे तब तक मेरे ख्याल से राजनीति में ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। राजनीति एक ऐसी चाबी है जो किसी भी समाज को सुधार सकती है, किसी भी देश को सुधार सकती है, लेकिन आज कई चाबियों का गलत यूज़ भी हो जाता है। बिल्कुल। तो वहाँ पर उनको रोकने के लिए युवाओं से निवेदन यही कि वो वहाँ पर एंट्री करे, राजनीति में जरूर आए जी। और मैं खुद जॉब पे हूँ, जॉब का मैं वो बताना भूल गया था कि जॉब पे भी मैं अपने LIC में कार्यरत हूँ मैं डेवलपमेंट ऑफिसर के, और उसके साथ साथ मेरा पूरा परिवार का एक सदस्य है इसी काम के लिए लगा रहता है, क्योंकि पे बैक टू सोसाइटी हमारा मिशन। बिल्कुल, हमने जब आपका सर्चिंग किया था पूरा टोटली, जब सर्चिंग किया गया, आपकी बहन है, आपसे छोटे हैं, आपकी माताजी हैं, उससे पहले पिताजी थे, और हमने सबके काम को देखा है, और बखूबी हम ये कह सकते हैं कि एक परिवार की ये तपस्या है जो आज पूरे समाज को प्रभावित कर रही है। और कैलाश जी हमारे सामने हैं, क्योंकि ये मंच युवाओं के लिए है, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए है, और आप जी ने कहा कि युवाओं को राजनीति में भागीदारी करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि इस देश की अवस्थाओं में या परिस्थितियों में कुछ ना कुछ कमी हमें नज़र आ रही है तो हम युवा ही उसको बदल पाएंगे। यदि हम पुरानी पद्धति पर इसी प्रकार से चलेंगे तो फिर वो पुराने जो हमारे स्ट्रक्चर हैं उन्हीं को फॉलो किया जाएगा। तो आइए हम सब मिलकर के युवा राजनीति का हिस्सा बने, ना कि शिकार बने। हम लोग
अपनी जितनी भी तमाम भूमिकाएं हैं समाज के लिए, समाज हित में जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं वो हम करें, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि हम लोग सीमा पर जा कर के देश सेवा करें, हम लोग देश के अंदर रहकर भी समाज सेवा कर सकते हैं। मैं चाहूँगा सर एक अंतिम संदेश हमारे दर्शकों को आप दें। अंतिम संदेश जब आपने कहा तो वैसे तो ये अंतिम नहीं मानूंगा मैं, ये शुरुआत का संदेश होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और जब विद्या की बात पे ही हम कहते हैं कि शिक्षा ही हमें तर्क का जो डिसाइड करती है, तो विद्या के ऊपर ही जो महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने लाइन लिखी थी, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना संपत्ति गई जी। और संपत्ति चली गई तो आप सोच लीजिए कि है ना, तो विद्या ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और 2 लाइनें और कहूँगा कि परिंदों को उड़ान मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जिनके ज़माने में हुनर बोलते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा आप सभी युवाओं तक मन की बात पहुँच गई होगी। आज हमने मन की बात की कैलाश बिलास जी के साथ, उनका पूरा जीवन समाज को समर्पित है और इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन को सुधारना है, इस राष्ट्र को मजबूत बनाना है और निरंतर हम आपके सामने युवाओं का प्रेरणा रूप लेकर के आते रहेंगे। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।